एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो जैसा कि आपको पता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेक्चर कर चुके हैं रिवीजन का, ठीक है, जहाँ पे हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 टाइप्स कवर कर लिए थे हमने। अब हम बाकी के टाइप्स को कवर करेंगे आज और आगे देखेंगे प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड, ये सब, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स कंप्लीट कर लेते हैं। हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, तो 4th टाइप है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, कि बहुत सारे टास्क्स को एक साथ करना, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में पढ़ें तो एक ही सीपीयू का यूज़ करके मल्टीपल टास्क को एक साथ चलाना ही मल्टीपल टास्किंग होती है, ठीक है। सीपीयू एक्चुअली एक ही टाइम पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इतना फास्ट स्पीड से प्रोसेस के बीच में स्विच करवाता है ना कि हमें लगता है कि भाई वो एक टाइम पे एक साथ चल रहा है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, जो हमने पिछले टाइप में भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, जो मल्टी प्रोग्रामिंग जब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो तुम। जैसे हम क्रोम चला रहे होते हैं, हम क्रोम चला रहे हैं, स्पॉटिफाई पे गाने भी सुन रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप भी हम यूज़ कर रहे हैं, पर हमें क्या लग रहा है कि ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी क्या है, सीपीयू कुछ मिली सेकेंड्स क्रोम्स को दे देता है, कुछ स्पॉटिफाई को और कुछ व्हाट्सएप को, ठीक है। तो जैसे ही क्रोम का टाइम जो है, एक टाइम क्वांटम एक चीज़ होती है, टाइम क्वांटम यानी कि हर प्रोसेस को सीपीयू का एक फिक्स टाइम दिया जाता है, ठीक है, और इस टाइम को ही बोलते हैं टाइम क्वांटम। जैसे मैंने 100 माइक्रोसेकंड दिया किसको, क्रोम को, फिर जैसे अब ये मेरा टाइम क्वांटम फिक्स है 100 माइक्रोसेकंड, तो सबसे पहले ये जाएगा क्रोम के पास, फिर बारी आएगी स्पॉटिफाई की, फिर बारी आएगी व्हाट्सएप की, और जब जैसे तीनों को 100 माइक्रोसेकंड का टाइम मिल गया, फिर वापस क्रोम के पास आएगा, फिर स्पॉटिफाई, फिर व्हाट्सएप, फिर क्रोम, फिर स्पॉटिफाई, फिर व्हाट्सएप। ये इतना फास्ट हो रहा होगा ना कि हमें लगेगा ये पैरेलल ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा बेटर हो गया। तुम्हें पता है कि टाइम के हिसाब से बार बार सबको मिलती जा रही है बारी, ऐसा तो है नहीं कि कोई रह गया है, तो मतलब या फिर सीपीयू फ्री बैठा है, ठीक है, तो बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन हुआ, फास्ट रिस्पॉन्स है। यूज़र को लगता है कि सब चीज़ें पैरेलल ही चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड फास्ट होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, इन सब चीज़ों में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट टाइप इज़ अपना 4 हो गए ना, 5वां टाइप आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग में ना क्या होता था, एक सीपीयू होता था, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको टाइम क्वांटम के हिसाब से बांट देता था कि सबको इतना टाइम की बारी आएगी, सबकी इतने टाइम के बाद। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में नाम से पता चलता है अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, मल्टीपल सीपीयूज़, या फिर हम कह देते हैं मल्टीपल कोर्स होते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। जैसे कि पहले हमारे पास मान लो 3 सीपीयू हैं, तो पहला सीपीयू जो क्रोम चलाएगा, दूसरा सीपीयू स्पॉटिफाई, तीसरा सीपीयू व्हाट्सएप, सब एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसमें टाइम क्वांटम नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता टास्किंग की तरह, ठीक है। जैसे मॉडर्न लैपटॉप्स में ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स होते हैं। अगर लैपटॉप में 8 कोर्स हैं तो मल्टीपल टास्क जेन्युइनली पैरेलल चल सकते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जब हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज़ हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी बेटर थ्रूपुट देगा। इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास विंडोज़ सर्वर, लिनक्स सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है 6th, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू। यूज़र को लगता है कि वो एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, लेकिन रियलिटी में काम डिफरेंट मशीन्स पर डिवाइड होता है। इसी को इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल समझो कि एक प्रोजेक्ट में कंप्यूटर A, B, C, D है और सब कनेक्टेड है, और टास्क को पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 4 प्रोसेस बना दिए, ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। तो कंप्यूटर A को प्रोसेस 1 दे दिया, कंप्यूटर B को प्रोसेस 2, कंप्यूटर C को प्रोसेस 3, कंप्यूटर D को प्रोसेस 4, और फाइनल रिजल्ट जो है वो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, गूगल सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसकी, फास्ट प्रोसेसिंग करेगा, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है इसमें, रिलायबिलिटी, काइंड ऑफ गारंटी, ठीक है, कि यूज़र को तो लग रहा है कि वो एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, लेकिन काम डिफरेंट मशीन्स पर हो रहा है।
जैसे कंप्यूटर ए तो अपना टास्क कर रहा था, प्रोसेस 1 कर रहा था, और कंप्यूटर बी अपना कर रहा था, कंप्यूटर सी अपना कर रहा था, कंप्यूटर डी अपना कर रहा था, लेकिन वो कंबाइन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, 7th। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTOS। ठीक है, ये उन सिस्टम में यूज़ होता है जहाँ डिले अलाउड नहीं होता, कि रियल टाइम बोला कर भाई ये जो टाइम है इसी में होना चाहिए, यहाँ डिले नहीं चल सकता आपका। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, रिजल्ट डेडलाइन के अंदर आना चाहिए। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो सिस्टम फेल माना जाएगा। डेडलाइन का मतलब एक टाइम जो दिया हुआ था, अगर उस टाइम के अंदर आ गया, रियल टाइम वर्ड समझो, अगर उसके अंदर आ जाता है तो बढ़िया है, चलो भाई आगे बढ़ो, वरना फिर फेल है। इसका एग्जांपल हो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मतलब अगर हम एयर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे विद इन द टाइम तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना। मिसाइल सिस्टम में भी सेम चीज़ है। मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, ठीक है, अगर मान लो कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है, अगर वो रियल टाइम परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी ना, पेशेंट की जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात है, मान लो कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को प्लेन की लोकेशन 2 सेकंड के अंदर चाहिए, है ना। अगर सिस्टम 20 सेकंड के बाद आंसर दे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए इसको RTOS कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ख़त्म हुए। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, प्रोग्राम इज़ समथिंग लाइक इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है, कि ये डिस्क में स्टोर्ड होते हैं। पहली बात तो एक तरह से कोई बात, कुछ काम करना है, ठीक है, क्या क्या काम करना है उनका कलेक्शन होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ होता उसको उस टाइम पे प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है ना तो उसको प्रोसेस कह देते हैं। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज़ अ प्रोसेस। काम करना क्या है, इज़ अ प्रोग्राम। काम करना शुरू हो गया है तो प्रोसेस। प्रोग्राम जो होता है ना वो एक पैसिव एंटिटी होती है, और जो प्रोसेस होता है वो एक एक्टिव एंटिटी होती है। एक्टिव क्यों, क्योंकि वो भी चल रहा है। नेक्स्ट इज़ थ्रेड। देखो, थ्रेड को कहते हैं एक लाइट वेट प्रोसेस। जैसे एक प्रोसेस है रोटी बनाना, ठीक है, रोटी बन रही है, उसमें से जो उसको बेलना है ना वो एक थ्रेड है, उसको सेकना एक थ्रेड है, उसका जो सब प्रोसेस होगा ना उसको हम कह देते हैं थ्रेड। ये प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन का पाथ होता है। मान लो ब्राउज़र में वीडियो चल रही है और डाउनलोड चल रहा है, चैट चल रही है, तीनों चीज़ें चल रही हैं, ये सब अलग थ्रेड्स हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ब्राउज़र में तो चल रहे हैं सब, बट वो उसके अंदर सब हो गए। थ्रेड्स सेम मेमोरी शेयर करते हैं, अनलाइक प्रोसेस सेम मेमोरी नहीं शेयर करते, क्योंकि प्रोसेस अलग अलग काम होते हैं। इसीलिए थ्रेड्स में कम्युनिकेशन फास्ट होता है, क्योंकि वो सेम मेमोरी शेयर करते हैं। अब जैसे व्हाट्सएप है, थ्रेड 1 है मैसेज करना, थ्रेड 2 है कॉल करना, थ्रेड 3 है नोटिफिकेशंस, तो सब एक एप्लीकेशन के अंदर हैं। आगे है हमारे पास मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग। देखो, मल्टीटास्किंग हम पढ़ के आए, ठीक है, कि मल्टीपल काम एक साथ हो रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन वो टाइम क्वांटम के हिसाब से हो रहे थे। और मल्टी थ्रेडिंग, इनमें क्या फ़र्क है। देखो, मल्टीटास्किंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे कि क्रोम, VS कोड, स्पॉटिफाई या फिर व्हाट्सएप, सब अलग अलग प्रोसेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि एक से ज़्यादा प्रोसेस है, और इन प्रोसेसेस के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग भी हो रही थी टाइम क्वांटम के हिसाब से। सेपरेट मेमोरी थी सबकी, ठीक है, और बेटर आइसोलेशन था क्योंकि सब अलग अलग थे, ठीक है। और वहीं मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, हमें पता है इस बात का। और उसमें क्या हो रहा है, अब जैसे क्रोम ब्राउज़र है तो उसके अंदर हमने एक वीडियो खोली हुई है, एक डाउनलोड चला रखा है, वहीं हमने एक कुछ और भी चला दिया, चलो ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड हो गए, पर उनकी मेमोरी शेयर्ड है, यानी कि सेम है, ठीक है। जो हमारी वीडियो चल रही है, डाउनलोड हो रहा है, सब ब्राउज़र पे चल रहा है,
और इसके अंदर क्या हो रहा है, फास्ट कम्युनिकेशन हो रही है और ये लाइट वेट है, ठीक है। अब मल्टीपल ऐप्स जब चलाते हैं तो मल्टीटास्किंग बोल देते हैं, और सेम ऐप के अंदर अगर हम मल्टीपल काम करते हैं तो उसे हम मल्टी थ्रेडिंग बोल देते हैं। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर अगर इसके बाद हम आते हैं, जैसे हमने मल्टीपल थ्रेडिंग पढ़ लिया, उसके बाद हम थ्रेड पढ़ चुके क्या होता है, तो हम पढ़ सकते हैं कि थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड पहले सीपीयू यूज़ करेगा, और इसी प्रोसेस को थ्रेड शेड्यूलिंग बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझो कि पहला थ्रेड था जिसको मैंने प्रायोरिटी दी 2 और दूसरा थ्रेड था जिसको मैंने प्रायोरिटी दी 8, तो जो दूसरा थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 8 है वो पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर थ्रेड को सीपीयू टाइम स्लाइस असाइन करता है और शेड्यूल डिसाइड करता है नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट होगा। शेड्यूलर, मैं शेड्यूल कह रही हूँ, शेड्यूलर डिसाइड करता है, ओके। फिर आते हैं हम थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग में। जैसे प्रोसेस में कंटेक्स्ट स्विच पढ़ा था हमने, अब थ्रेड में पढ़ेंगे। मान लो कि थ्रेड है T1, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सीपीयू T2 को देना है क्योंकि T1 तो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, T1 की स्टेट को जो अभी जो उसकी स्टेट है उसको वैसे ही सेव कर देगा और T2 की स्टेट को लोड कर देगा और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, और इसको ही हम कह देते हैं थ्रेड स्विच। कि प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, तो मान लो कि एक प्रोसेस है P1, वहीं एक दूसरा प्रोसेस है P2, तो हमें प्रोसेस P1 से P2 पर स्विच करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले रजिस्टर्स को सेव करना होगा, मेमोरी मैप चेंज करने होंगे, एड्रेस पे स्विच करना होगा, ठीक है। इसलिए ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। क्योंकि मेमोरी मैप क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि थ्रेड और प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या फ़र्क है। देखो, थ्रेड स्विचिंग जो होती है वो फास्ट होती है और जो प्रोसेस स्विचिंग होती है वो स्लो होती है। थ्रेड स्विचिंग जो है उसके पास सेम एड्रेस स्पेस होता है और वहीं प्रोसेस स्विचिंग के पास डिफरेंट एड्रेस स्पेस होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि उसको एड्रेस स्पेस भी स्विच करना होगा, ठीक है। कैश मोस्टली प्रिजर्व्ड होता है थ्रेड के अंदर और उसमें फ्लश हो सकता है प्रोसेस में। इसके अंदर ओवरहेड भी कम होते हैं थ्रेड में और प्रोसेस में ओवरहेड भी ज़्यादा हो जाते हैं। देखें कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ना मेजर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक यूज़र स्पेस और एक होता है कर्नल स्पेस, और यूज़र और कर्नल के बीच में जो कम्युनिकेशन कराता है वो होता है शेल, ठीक है। तो यूज़र स्पेस क्या है, ये एक एरिया जो यूज़र एप्लीकेशन के लिए होता है, जैसे कि क्रोम हो गया, VS कोड हो गया, व्हाट्सएप हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सब जो है ना ये यूज़र स्पेस में रन करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस नहीं होता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब हमें पता है ना कि यूज़र के और हार्डवेयर के बीच में जो बातचीत कराता है वो कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब वहीं यूज़र के और कर्नल के बीच में बातचीत कौन कराता है, शेल। अब कर्नल की बात करें तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बातचीत कराता है ना यूज़र के और हार्डवेयर के बीच में। अब यहीं पे कर्नल आ गया, कर्नल क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। इसके और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन जो कराता है वो होता है शेल। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, कौन, कर्नल डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। सिंपल डेफिनेशन देखें तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है जो रिसोर्स मैनेज करता है, ठीक है। इसका फ्लो क्या होता है कि मान लो कोई एक ऐप है, उसके बाद जो इंटरेक्ट कराएगा ना बीच में शेल आएगा। अब वो जो भी ऐप को जो भी बोलोगे वो शेल के पास जाएगा, ठीक है। शेल वो चीज़ कर्नल को कहेगा, कर्नल कौन है, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाएगा, है ना। अब शेल ने क्या किया, एप्लीकेशन और कर्नल के बीच में बातचीत करा दी। अब कर्नल जो है वो सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, मैंने कहा था ना अभी, तो फिर वो कर्नल जो है सीधा हार्डवेयर के पास चल जाएगा। तो फ्लो क्या रहेगा, एप्लीकेशन, फिर शेल, फिर कर्नल, फिर हार्डवेयर। बात करें शेल की, तो शेल यूज़र और कर्नल के बीच का इंटरफेस होता है। ये कमांड्स को समझता है और कर्नल को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। मान लो तुमने कहा कि ये फ़ाइल खोल दो, तो ये समझेगा, ठीक है, और ये बात जो है उसको फॉरवर्ड कर देगा। विंडोज़ कमांड इसका एग्जाम्पल हो गया, पावर शेल हो गया, लिनक्स टर्मिनल हो गया, बैश हो गया, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं,
इसके हमारे पास होते हैं दो टाइप, एक होता है GUI और एक होता है CLI। GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसका एग्जांपल हो गया विंडो, डेस्कटॉप, आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज़, ये सब। CLI इज़ कमांड लाइन इंटरफेस, एग्जांपल हो गया टर्मिनल, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट। फंक्शंस क्या होते हैं कर्नल के, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो होता है ना कर्नल, हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्रिएट करता है, उसको टर्मिनेट करता है, CPU शेड्यूलिंग करता है, सिंक्रोनाइजेशन मैनेज करता है, IPC मैनेज करता है, ठीक है। जैसे कि क्रोम और स्पॉटिफाई को CPU का टाइम देना, है ना, ये कौन मैनेज करता है, ये प्रोसेस मैनेज करना कर्नल करता है। सेकेंड थिंग इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है, फ्री मेमोरी ट्रैक करता है, ठीक है। जैसे क्रोम को 500 MB, VS कोड को 300 MB, और रैम एलोकेट करना, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड इज़ फाइल मैनेजमेंट। अब ये फाइल को क्रिएट, डिलीट, रीड और राइट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो हैंडल करते हैं वो फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये क्या कौन करता है, कर्नल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि कोई फोल्डर बनाना था, फाइल को रीनेम करना था, फाइल को डिलीट करना था, तो ये सब काम भी कौन करेगा, अपना कर्नल करेगा। नेक्स्ट है अपना इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, डिस्क हो गई, इन सबको मैनेज करता है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्पूलिंग, ठीक है। प्रिंटर्स के लिए वेटिंग क्यू बनाना, उसको हम कहते हैं स्पूलिंग। जैसे कि 5 स्टूडेंट्स ने प्रिंट कमांड दी, प्रिंटर एक एक करके प्रिंट करेगा, तो ये एक स्पूलिंग है, ठीक है, कि उसके लिए वेटिंग क्यू बना दी कि एक एक करके जा रहा है। उसके बाद आता है बफरिंग। टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करके स्पीड का जो मिसमैच हो रहा है उसको हैंडल करना, ठीक है। जैसे यूट्यूब वीडियो जो है वो प्रीलोड होती है ना, उसे कहते हैं बफरिंग। कई बार लाइव चल रही होती है और फिर वो बीच में गोल गोल घूमने लग जाता है। वो क्यों घूमता है, कि वो पहले लोड करता है फिर चलता है, लोड करता है फिर चलता है, दैट इज़ बफरिंग। थर्ड वन इज़ कैशिंग। फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को फास्ट मेमोरी में स्टोर करना, ठीक है। मतलब जो डेटा बार बार यूज़ हो रहा है उसको फास्ट मेमोरी में स्टोर कर दो, ताकि बहुत टाइम ना लगे उसको दोबारा से लाने में। क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ बार बार हमें चाहिए, अब मुझे पेन बार बार चाहिए, तो मैं अपने पेन को अपने हाथ में रखूँगी ना, ये तो नहीं कि मैं अपनी अलमारी में रख दूँगी कि भाई नहीं, अभी मेरे को दोबारा लिखनी होगी अगली लाइन, तो फिर मैं वहाँ से निकाल के लाऊँ। जब मुझे पता है कि पेन मुझे अभी लिखने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसको अपने पास रखूँगी, एक फास्ट मेमोरी में स्टोर करने के लिए ना। जैसे क्रोम कैश, फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट जल्दी ओपन होती हैं। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा है, मतलब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने पढ़ा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है। ये टाइप्स हो गए थे। फिर हमने प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस पढ़ा, थ्रेड पढ़ा, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में फ़र्क पढ़ा, ठीक है। थ्रेड शेड्यूलिंग पढ़ी, कंटेक्स्ट स्विचिंग पढ़ी, कंटेक्स्ट स्विचिंग भी हमने थ्रेड और उसमें प्रोसेस स्विचिंग दोनों में पढ़ी। फिर यूज़र स्पेस पढ़ा हमने, फिर वहीं से हमारे पास कर्नल और शेल निकल के आए, वो पढ़े हमने। अब फंक्शंस ऑफ कर्नल पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।